हाँ जी। तो अभी बिजनेस स्टडीज की क्लास, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इफ यू कैन आस्क मी अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन सीबीएसई क्लास 12, सो इट इज 10 टू 10 मार्क्स, 10 टू 12 मार्क्स, सॉरी। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है सेकंड पार्ट का, पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। या इसको कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि आपको इसके नाम से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू फंड्स या रिलेटेड टू मनी। ठीक है। ये चैप्टर को 3 क्लासेस में कवर करेंगे हम, 3 में मैंने खत्म कर देना है इसको। ठीक है। ज्यादा इसको एग्जैगरेट नहीं करना। ठीक है। और मैनेजमेंट का मतलब है टू मैनेज द फंड्स। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पैसा इकट्ठा करना। ठीक है। पैसा तो इकट्ठा हो जाता है, देखो, है ना। अगर कंपनी कोई मार्केट में शेयर उतारती है, आजकल का टाइम आपको पता ही है, कोई कंपनी जैसे अभी केमिकल कंपनी के शेयर मार्केट में आए हैं। केमिकल आपको पता ही है, जो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मिसेस बेक्टर्स के नाम से ये कंपनी फेमस है, मिसेस बेक्टर्स। अब ये कंपनी ने अपना आईपीओ उतारा था। ठीक है। मार्केट में 750 करोड़ रुपीज का, 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपीज का आईपीओ उन्होंने मार्केट में उतारा। ठीक है। तो 750 करोड़ के शेयर इन्होंने मार्केट में उतारे होंगे। एंड यू वोंट बिलीव, 198 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है कंपनी का शेयर। क्या हुआ है? 198 टाइम ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कंपनी अगर एक शेयर इशू कर रही है, तो उसको खरीदने वाले कितने लोग हैं? 198। सो हियर फ्रॉम यू कैन इमेजिन कि कंपनी के पास पैसा तो आ जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उसके शेयर मार्केट में सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं, लेकिन पैसा आ गया बिजनेस में, उसको मैनेज करना नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कंपनी के लिए। कंपनी की रेपुटेशन जाती है मार्केट में। अगर पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो कंपनी के शेयर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। जो शेयर होल्डर थे इतना कंपनी में अपना ट्रस्ट दिखाया है, वो ट्रस्ट बिल्कुल ही कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैसे को इकट्ठा करना इज नॉट ए टफ टास्क, मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है कि इस इकट्ठे किए हुए पैसे को मैनेज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ये काम करता कौन? ये काम करता है हमारे कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर। मतलब इसकी जो भी पैसे को मैनेज करना है, फंड्स को मैनेज करना है, ये उसकी क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, दैट हाउ अ फाइनेंशियल मैनेजर वर्क्स। एक फाइनेंशियल मैनेजर की क्वालिटी कैसी है, वो पैसे को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, चीजों को कैसे एनालाइज कर रहा है। तो इसको, ये हमारे कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सिंपली क्रेडिट मैनेजर भी कहते हैं इसको, फाइनेंशियल मैनेजर भी कहते हैं। तो ये हमारी कंपनी का क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारे कंपनी के फंड्स को मैनेज करता है। ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा मैं आपको, ये तो अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, ये सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। अगर आप मेरे से पूछो ना कि सर इसको 2 वर्ड में डिस्क्राइब करो, तो सिंपल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैनेज द फंड्स। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, कि पैसे को मैनेज करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से डिसीजंस कंपनी लेती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तो मतलब आपको पता चल गया कि पैसा इकट्ठा करना और उसको मैनेज करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। क्योंकि देखो, पैसा एक लिमिटेड सोर्स है, सबके लिए एक लिमिटेड सोर्स है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, इसी कंपनी के मैंने अप्लाई किए थे इस कंपनी के शेयर, मिसेस वेक्टर के, लेकिन मेरे को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि इनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी इतनी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी थी कि इसमें मेरा नंबर नहीं लगा। अगर मेरा नंबर लग जाता, मान लो अब कंपनी ने 288 रुपए मतलब 288 का शेयर मार्केट में उतारा। ठीक है। अब इसकी लिस्टिंग कब हुई? 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर इसकी लिस्टिंग हुई स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो जिस दिन लिस्टिंग हुई, इस कंपनी का शेयर जो है वो 500 592 का चला। तो यू कैन सी, एक शेयर के पीछे 304 रुपए बढ़ गई। सो वेयर फ्रॉम यू कैन इमेजिन कि ये कंपनी की रेपुटेशन क्या होगी।
अब ये कंपनी अगर इस पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करेगी ना, तो इसका शेयर नीचे आने में टाइम ही लगेगा ज्यादा। और दूसरा, जब ये दोबारा से अपना आईपीओ निकालेंगे तो कोई भी परचेज नहीं करेगा, क्यों यार, कंपनी सही तरीके से पैसे को मैनेज कर नहीं रही है, ठीक है, हम अपना इस कंपनी में पैसा लगा के क्यों ब्लॉक करें, फालतू वेस्ट है। तो लोग आगे से इसको सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, कंपनी के पास पैसा चला जाता है, कंपनी को पैसा मिल जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट या मुश्किल काम क्या होता है, उस पैसे को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब हमने जिस पर्पस के लिए पैसा, क्योंकि ये कंपनी की हिस्ट्री मैंने पढ़ी, जब हम शेयर इन्वेस्ट खरीदते हैं ना किसी कंपनी की, तो सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब ये कंपनी ने ये 750 करोड़ रुपए का आईपीओ क्यों निकाला, क्या जरूरत पड़ गई इनको पैसे की, तो इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट शुरू करना है, नए बिस्किट्स, न्यू बिस्किट्स जो है, बिस्किट्स लाइन शुरू करनी है, बंस स्टार्ट करने हैं, ब्रेड्स आ रही हैं इनकी, सो ये कुछ नया करने लगे, तो उसके लिए इनको पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मार्केट में शेयर उतार दी, सबसे इजी तरीका, मार्केट में शेयर उतारो, पैसे इकट्ठा करो। अब उसके बाद क्या, ये 750 करोड़ रुपया जो है, ये सही तरीके से इसको इन्हीं पर्पस के ऊपर जो है, इन्हीं काम के ऊपर जो है वो लगाया जाएगा कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कब, जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करती है, उसके बाद पैसा रेज करती है, उसके बाद कंपनी के पास पैसा आ जाता है, तो उस कंपनी पैसे को किस तरीके से मैनेज करती है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें मेजर डिसीजंस दिए जाते हैं, मेजर डिसीजंस which are to be taken by the company, taken by the company in this regard। कौन कौन से डिसीजंस होते हैं मेन, नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग डिसीजंस। कौन से, इन्वेस्टिंग डिसीजंस। नंबर टू, फाइनेंसिंग डिसीजंस। कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन। नंबर थ्री, डिविडेंड डिसीजन। देखो कंपनी के लिए ये तीनों डिसीजन ही बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा पाइवोटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तीन डिसीजन जो है कंपनी लेती है कि जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये पैसे के लिए जो हम डिसीजन ले रहे हैं अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो इनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चीजों को, कौन कौन से फैक्टर्स नहीं अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे स्टडी करेंगे। आप फटाफट से इसको नोट करते हैं जल्दी। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब इन्वेस्टिंग डिसीजंस में दो तरह के डिसीजंस होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन, इनको कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। मेजर डिसीजंस होते हैं जो कंपनी लेती है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस होते हैं कि जो पैसा हम लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस, दीज आर कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, इन्वेस्टिंग डिसीजंस में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हैं कि कंपनी जो है प्रोजेक्ट लगा रही है कोई, ठीक है, अब कंपनी पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है। अब कंपनी ने, जैसे मैंने आपको मिसेस फैक्टर्स का एग्जांपल दिया था, है ना, मिसेस फैक्टर्स कंपनी मतलब क्रेमिका ने क्या किया था, 750 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए थे। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने न्यू बिस्किट स्ट्रीम स्टार्ट करनी, कोई बिस्किट इनके नए आ रहे मार्केट में, बन जा रहे हैं, और इनकी ब्रेड आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या करेंगे, अब इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, पैसे मार्केट से रेज कर लिए, अब ये सारा कुछ, अब इसकी प्रिपरेशन चल रही होगी, ठीक है। अब इसके लिए कंपनी क्या करेगी, प्रोजेक्ट या प्लांट लगाएगी, है ना। पुराने प्लांट्स के हिसाब से तो नई बिस्किट्स बनेंगे नहीं, नए बंस बनेंगे नहीं, नई ब्रेड्स नहीं बनेगी, तो नया प्लांट लगाना पड़ेगा। अब कंपनी क्या करती है, कोटेशन जो है ये कंपनी मंगवाएंगी अलग अलग कंपनी से, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं या 4 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, बी, सी एंड डी। अब हमने क्या किया, इनको अपने एक्सपर्ट्स को बोला कि इसको एनालाइज करो, ठीक है। अब एनालिसिस जो है इनका होगा। अब एनालिसिस किस बेसिस पे होता है, देखो एनालिसिस हमारा होता है इस बेसिस पे कि जो पैसा, मान लो इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है 50 करोड़ रुपए, कितनी, 50 करोड़ रुपीस। अब ये 50 करोड़ हम ऐसे थोड़ा खर्च कर देंगे,
पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने इतना भरोसा करके हमारे पे पैसे इन्वेस्ट करा है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पैसे को सही तरीके से क्या करें, खर्च करें, सही तरीके से इसको चैनलाइज करें। तो 50 करोड़ रुपया खर्चने लगे हैं तो ऐसे नहीं खर्च कर देंगे, हम हर एक चीज का जो है वो एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज को जो है वो सही तरीके से समझेंगे, उसके बाद इसको खर्च करेंगे। अब 50 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने लगी है, अब प्रोजेक्ट ए में खर्च करें, के प्रोजेक्ट बी में खर्च करें, के प्रोजेक्ट सी में खर्च करें, के प्रोजेक्ट डी में खर्च करें। तो कंपनी क्या करती है, इनका पे आउट पीरियड देखती है, इसको पे बैक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो 50 करोड़ जो है मेरे को कितने टाइम में वापस मिलेगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि कंपनी का पैसा कितने साल में पूरा होगा। अब देखो 50 करोड़ तो मैं खर्च कर रहा हूँ, 50 करोड़ वापस कितने टाइम में है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक पीरियड है वो है 3 साल, मान लो फॉर एग्जाम्पल। प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड है 3.5 साल, प्रोजेक्ट सी का पे बैक पीरियड है 4 साल, और प्रोजेक्ट डी का पे बैक पीरियड है 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 साल। तो आप मेरे को बताओ विच प्रोजेक्ट शुड वी चूज, इधर ए और बी और सी और डी। ऑब्वियसली डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पे बैक पीरियड है वो सबसे कम है। हमारा पे बैक पीरियड जो है यहाँ पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, मतलब ये 2 साल 6 महीने में मेरा 50 करोड़ जो है वो पूरा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। तो मैं इसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पसंद करूंगा, सबसे रेलिवेंट या सबसे जल्दी पे बैक जो है मेरे को इसी प्रोजेक्ट से आ रहा है। तो हम कंपनी डी को डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी का प्लांट खरीदें, प्लांट लगे। अब उसके बाद क्या रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, एक तो होता है ना पे बैक पीरियड, एक होता है पोस्ट पे बैक पीरियड। मतलब मेरा 50 करोड़ तो पूरा हो गया 2.5 साल में, अब उसके बाद मेरे को क्या रिटर्न आ रहा है, दिस कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। कितना हम कमाएंगे, 15% कमाएंगे, 20% कमाएंगे, 25% कमाएंगे, कि 30% कमाएंगे, या इससे भी ज्यादा। सो कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी के माइंड में यही होती है कि कंपनी का पोस्ट पेड और प्रीपेड जो या पे बैक पीरियड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं व्हाइल वी डिसाइडिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि कौन से कैपिटल बजट प्रोजेक्ट में कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर, दिस कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो ये उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है कंपनी के पास, मेक और बाय। क्या होती है, मेक और बाय। मेक और बाय का मतलब क्या है, देखो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी हम कैपिटल डिसीजन लेते हैं ना, तो ये एक वन ऑफ द फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नंबर वन मेक और दूसरा बाय। मतलब मेक और बाय का कि हम क्या मतलब बनाएं, खुद से मैन्युफैक्चर करें या ट्रेडिंग करें, मतलब किसी से बना बनाया माल लिया और उसको आगे किसी को बेच दिया, या हम खुद अपना मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, ये होता है हमारा मैन्युफैक्चर, और ये हमारा होता है क्या, दिस इज मैन्युफैक्चर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेडिंग। सिंपल भाषा में इसको ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, किसी से खरीदा, किसी को आगे सेल कर दिया, या हम खुद बनाए। अब जिसमें हमें सबसे कम कॉस्ट पड़ेगी, लीस्ट कॉस्ट शुड बी प्रेफर्ड। अब क्या हमें बनाना सस्ता पड़ रहा है, क्या हमें खरीद के बेचना सस्ता पड़ रहा है, विल गो विद दैट ऑप्शन। जो भी हमें सस्ता पड़ेगा हम वही जो है वो ऑप्ट करेंगे। मतलब इसमें कोई सेंटिमेंट्स या इसमें कुछ इमोशनल एंगल नहीं होता है। ठीक है, कंपनी के पास पैसा है, किसका, पब्लिक का। अब पब्लिक के पैसे को कंपनी किस तरीके से मैनेज कर रही है, कैसे उसको चैनलाइज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसी के ऊपर कंपनी के शेयर प्राइसेस जो है वो डिपेंड करते हैं। देखो ये जो चैप्टर आप कर रहे हो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है कंपनी के जो शेयर होल्डर है ना, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ से अंदाजा लगाना कि जो कंपनी की वेल्थ है वो कैसे मैक्सिमाइज होती है। ब्रिटानिया कंपनी है, आपको पता है 100 ईयर्स पुरानी कंपनी, 100 साल पुरानी कंपनी बोला जाता है इसको। अब ब्रिटानिया कंपनी ने जब अपना आईपीओ निकाला था ना, कितने का शेयर रखा था, 2 रुपए। इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 2 रुपए, 2019।
आते आते कंपनी का शेयर जो है वो कितने का हो गया, 5,070 रुपए का। मतलब कितना गेन हुआ शेयर होल्डर को, 5,068 रुपीज पर शेयर। अगर किसी के पास इस कंपनी के 10,000 शेयर भी है ना, तो उन्होंने 5,06,80,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, सो ये शेयर होल्डर की वेल्थ को कंपनी ने मैक्सिमाइज किया कि 2 रुपए का शेयर देखो कहां पे जाके पहुंचे, 5,070 रुपए। ठीक है, सो किसी ने अगर 10,000 शेयर भी खरीदे होंगे तो वो तो माला माल हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ कंपनी वर्क्स, दिस इज हाउ अ कंपनी यूज टू वर्क ऑन द फंड्स ऑफ द पब्लिक। पब्लिक का पैसा देखो ऐसे तो उड़ाया नहीं जा सकता ना। ठीक है ना, सो हर एक बंदा पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ के इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जितना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा ना, उतना ही कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। सेकंड पॉइंट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। ये तो हम कर ही चुके हैं, ये वाला पॉइंट सारा मैंने पहले करा दिया। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है इसमें जो भी कैश का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, कितने सालों में हो रहा है, जिसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं। इसको कैश फ्लो जो है इसको पे बैक पीरियड भी बोला जाता है, राइट। तो ये पे बैक पीरियड हो गया हमारा। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये भी सारी चीजें मिक्सचर थी। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना कैश फ्लो, कितना पे बैक पीरियड है। ठीक है, उसके ऊपर ही हमारी इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया जो है वो बेस होता है। कितना कमा रहे हैं या कितना कमाएंगे, उसके बाद कितने टाइम पीरियड में कमाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का पार्ट होती है। तो बेसिकली इन सारी चीजों को ही मिला के हमारी इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है वो कंपनी लेती है। ठीक है जी, तो नोट कर लो, अगर कुछ समझने वाला पॉइंट है तो मेरे से पूछ लो। बट इस इसी का इन्वेस्टिंग डिसीजन का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीशंस। वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस। अब सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल के बारे में समझते हैं क्या है। वैसे मैं नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका हूं, बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कि आपको बता चुका हूं या नहीं। हम इसको दोबारा से देखते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल which is required by the company required by the company to meet its day to day या डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी को जो पैसा या जो कैश डे टू डे एक्टिविटीज एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए चाहिए होता है इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देखो वर्किंग कैपिटल एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। वर्किंग कैपिटल is the most important source to fund or to finance the day to day expense। देखो अगर कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं ना हो तो कंपनी के जो डेली बेसिस के खर्चे हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकेगा, और उनको अगर पूरा नहीं करेंगे तो कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं सरवाइव कर पाएगी। सो वर्किंग कैपिटल, जैसे आपको बताया इन्वेस्टिंग डिसीजन, मैंने आपको बताया ना, एग्जांपल दिया था शेयर मार्केट का, ब्रिटानिया का, मिलिस वेक्टर्स का, या बर्गर किंग ने अपने शेयर उतारे थे मार्केट में, क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना है, उनको प्लांट्स परचेज करने हैं। तो वो हो गए हमारे मेजर डिसीजन, है ना। जो बड़े प्लांट्स परचेज करने हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए कंपनी क्या फॉलो करती है, लॉन्ग टर्म सोर्स जो फंड्स की। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है उसको कौन फाइनेंस करता है।
अगर हमें क्योंकि जैसे मैं आपको बताया वर्किंग कैपिटल जो है हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, ठीक है। तो अब रेगुलर बेसिस पे अगर हमें कोई फंड्स चाहिए तो उसको कौन फाइनेंस करेगा? ध्यान से देखिए बच्चे, पता है लास्ट टाइम तो मेरे को क्या कहते हैं कि सर शॉर्ट टर्म सोर्सेज है जो वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट या फाइनेंस करेंगे, बट इट इज रॉन्ग। सो वर्किंग कैपिटल जो है इज also financed by also financed by long term sources of funds, like what? Like shares, loans from bank, debentures, bonds, एक्सेट्रा। ठीक है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज नहीं इसका करेक्ट आंसर है। वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस किया जाता है थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स, राइट। तो ये वर्किंग कैपिटल के बारे में एक ओवरव्यू आ गया। अब वर्किंग कैपिटल कितनी तरह की होती है? वर्किंग कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। नंबर वन, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नोटेड डाउन। सो विल कंटिन्यू विद टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। नंबर वन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरी है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सम टोटल ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट के साथ ब्रैकेट में लिखना ऑल, जितने भी करंट एसेट्स हैं हमारी उसका टोटल जो है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। बी नेट वर्किंग कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय नेट वर्किंग कैपिटल? नेट वर्किंग कैपिटल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स का मतलब जो एसेट्स एक साल के अंदर कन्वर्टेड इनटू कैश इन मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज विच नीड टू बी पेड in a maximum time period of 1 year। ठीक है, ये भी एक साल के अंदर अंदर हमें कैश में पे करनी पड़ती हैं। सो दिस इज ऑल डन फ्रॉम दिस चैप्टर, सॉरी फर्स्ट डिसीजन। कोई डाउट है प्लीज आप पूछ।